नमस्कार। विश्व की अहम खबरों को समेटकर हम हाजिर हैं कार्यक्रम खबर दुनिया की में। आज के कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कैरेबियाई देश हैती में मैथ्यू तूफान ने भारी तबाही मचाई, कोलंबिया में कैसे शांति समझौते को जनता ने दरकिनार कर दिया, नोबेल पुरस्कारों का ऐलान हुआ और सीरिया में नहीं रुक रहा है घमासान। बहुत सी ऐसी खबरें होंगी जिसने दुनिया का ध्यान खींचा है। साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे विश्व संस्कृति की अनोखी झलक। लेकिन शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। मैथ्यू तूफान का तांडव, हैती में भारी तबाही, 900 से ज्यादा लोगों की मौत, 80% घर ध्वस्त, तटीय अमेरिका में भी बरपा कहर। कोलंबिया की जनता ने रद्द किया फार्क विद्रोहियों के साथ ऐतिहासिक शांति समझौता। राष्ट्रपति ख्वान मानुएल सांतोस ने कहा, अंतिम क्षणों तक जारी रखूंगा शांति की तलाश। पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटेरेश होंगे बान की मून के अगले उत्तराधिकारी, सर्वसम्मति से चुने गए संयुक्त राष्ट्र महासचिव। कोलंबिया के राष्ट्रपति को मिला शांति का नोबेल पुरस्कार। रसायन और भौतिकी के लिए मिला 3 वैज्ञानिकों को पुरस्कार। चिकित्सा के क्षेत्र में जापान के योशिनोरू ओशुमी ने मारी बाजी। और अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर सीरिया के मलबों में फंसी जिंदगियों को तलाशते हैं व्हाइट हेलमेट्स के जांबाज। अब तक बचा चुके हैं 62,000 जिंदगियां। कैरिबियन सागर में उठे समुद्री तूफान मैथ्यू ने हैती में जमकर तबाही मचाई तो अमेरिका के 4 तटीय राज्यों में भी इसके दुष्परिणाम से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तूफान की विभीषिका का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी वजह से अकेले हैती में करीब 1000 लोगों की मौत हो चुकी है और हालात से निपटने के लिए अमेरिका को अपने 4 राज्यों में इमरजेंसी की घोषणा करनी पड़ी। लबालब पानी से भरी गलियां, जमींदोज इमारतें, उखड़े पेड़, बिखरी गाड़ियां, जान बचाकर भागते लोग। पिछले 50 सालों में कैरेबियाई सागर में आए सबसे ताकतवर समुद्री तूफान मैथ्यू ने हर तरफ छोड़ दिए तबाही के मंजर। हैती के कई इलाके बुरी तरह से बर्बाद हो गए तो वहीं अमेरिका के 4 राज्य भी इसके कहर से अछूते नहीं रहे। तूफान जब हैती के तट से टकराया तो हवा की रफ्तार 220 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा थी और मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। फसलों का भारी नुकसान, बिजली और संचार व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई। करीब 80% घर ध्वस्त हो गए, जिनमें 7 लाख से भी ज्यादा आबादी रहती थी। तूफान की वजह से हैती में होने वाला राष्ट्रपति चुनाव भी स्थगित करना पड़ा। तूफान फ्लोरिडा के पूर्वी तट की ओर मुड़ गया, जहां इसकी विभीषिका में हल्की कमी आई। अमेरिका के 4 राज्यों में आपातकाल घोषित कर दी गई। फ्लोरिडा, जॉर्जिया और दक्षिणी कैरोलिना में हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचा दिया गया। वहां करीब 100 उड़ानें प्रभावित हुईं। समुद्री तूफानों को 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। ये 4थी श्रेणी का तूफान था, जिसमें नुकसान की आशंका काफी ज्यादा रहती है। इसमें 225 से लेकर 279 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। 5 दशक की लड़ाई, करीब 2.5 लाख नागरिकों की मौत और 80 लाख लोगों का विस्थापन। लेकिन इसके बाद कोलंबिया में शांति की उम्मीद जगी। सरकार और विद्रोहियों के बीच शांति समझौता भी हुआ। ऐतिहासिक प्रयास करने वाले राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा भी हुई। लेकिन आशंका के बादल अभी छटे नहीं। वजह, जनता ने जनमत संग्रह में समझौते को खारिज कर दिया। बावजूद इसके उम्मीद कायम है। दोनों पक्ष समझौते पर आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ जश्न है तो दूसरी तरफ मायूसी। जनमत संग्रह के नतीजों के बाद कोलंबिया के ज्यादातर शहरों का यही हाल है। पिछले 52 सालों से चले आ रहे गृह युद्ध के अंत के लिए सरकार और फार्क विद्रोहियों के बीच हुए शांति समझौते को जनता ने खारिज कर दिया है। लेकिन समर्थक और विरोधियों के बीच अंतर बेहद कम रहा। विरोधियों को 50.2% वोट मिले, जबकि समर्थकों को 48.9% मत मिले। लेकिन रायशुमारी में केवल 37% मतदाताओं ने ही वोट डाला। इसकी वजह भारी बारिश को बताया गया। नतीजों के बाद राष्ट्रपति सांतोस ने कहा कि वो हार नहीं मानेंगे। हम शांति के बेहद करीब पहुंच चुके हैं और इसे लेकर रहेंगे। जनमत संग्रह खारिज होने के बाद बागियों के साथ बातचीत के लिए कई आला अधिकारी क्यूबा पहुंच चुके हैं। इधर समझौते में बदलाव के लिए गठित अधिकारियों की समिति विपक्षी नेताओं से बातचीत कर रही है। पूर्व राष्ट्रपति उरीबे ने इस समझौते के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया था। उन्होंने समझौते का कड़ा विरोध करते हुए कहा था कि पूर्व फार्क लड़ाकों को कांग्रेस में सीटें देने के बजाय
कम से कम 10 साल की सजा दी जानी चाहिए। समझौते में फार्क के लिए संसद में 10 सीटें आरक्षित करने का वादा किया गया था। फार्क को अपने गुनाहों को कबूल करना होगा, उन्हें सजा मिलनी भी चाहिए। शांति समझौते को अनेक देशों का समर्थन हासिल है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव से लेकर विश्व के कई राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। करीब 7,000 की तादाद वाले फार्क लड़ाकू दस्ते में लगभग 1/3 महिलाएं हैं। हालांकि फिलहाल युद्ध विराम जारी है, लेकिन रायशुमारी के नतीजों के बाद शांति समझौते की आगे की राह कठिन हो गई है। दुनिया भले ही अलग अलग मुद्दों पर एक राय न बना पाए, संयुक्त राष्ट्र में आपसी मतभेद भले ही खुलकर सामने आए, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने अपना अगला महासचिव सर्वसम्मति से चुन लिया है। करीब 4 दशक का राजनीतिक और राजनयिक अनुभव रखने वाले, सीरिया, अफगानिस्तान और इराक संकट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटेरेस बान की मून के उत्तराधिकारी होंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटेरेस को औपचारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव चुन लिया है। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों ने मतदान में शामिल हुए 10 उम्मीदवारों के लिए गुप्त मतदान किया। सभी सदस्यों ने निर्विवाद रूप से गुटेरेस का नाम चुना। आतंकवाद, हिंसा, युद्ध से प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने की बेहद जरूरत है और इसके लिए काम किया जाना चाहिए। वैसे इस बार 50 देश पहली बार संयुक्त राष्ट्र की महासचिव किसी महिला को बनाए जाने के लिए अभियान चला रहे थे। इस बार महासचिव पद के 13 उम्मीदवारों में से 7 महिलाएं थीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के पूर्व अध्यक्ष सर्बिया के वुक जेरेमिक दूसरे नंबर पर और स्लोवाकिया के मिरोस्लाव लाइचाक तीसरे नंबर पर रहे। इरिना बोकोवा चौथे स्थान पर रही। गुटेरेस ने 1976 में राजनीति में कदम रखा। ये वही साल था जब पुर्तगाल में तानाशाही खत्म हुई। गुटेरेस 1995 में देश के प्रधानमंत्री बने। वो UNHCR के लिए 2005 से 2015 तक प्रमुख रहे। सीरिया, अफगानिस्तान और इराक सहित दुनिया के कई शरणार्थी संकट में उनकी भूमिका अहम रही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पद पर दुनिया के विभिन्न इलाकों से व्यक्तियों को चुना जाता है। बान की मून दक्षिण कोरिया से हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में बान की मून का दूसरा कार्यकाल 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र के नए महासचिव का ऐलान हो गया है, तो वहीं नोबेल पुरस्कारों की भी घोषणा कर दी गई है। प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कारों की घोषणा शुरू हो चुकी है और अब तक चिकित्सा, रसायन, भौतिक विज्ञान और शांति के नोबेल पुरस्कारों का ऐलान हो चुका है। शांति का नोबेल पुरस्कार कोलंबिया के राष्ट्रपति को दिया जाना है, जिनके ऐतिहासिक समझौते को जनता ने नकार दिया है। हर साल स्टॉकहोम में एक भव्य समारोह में इन पुरस्कारों को दिया जाता है। हिंसा, हत्या और हताशा से जूझ रहे कोलंबिया को शांति की दहलीज पर पहुंचाने वाले राष्ट्रपति मैनुएल सांतोस को वर्ष 2016 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुन लिया गया है। फार्क विद्रोहियों और सरकार के बीच हुए शांति समझौते के बाद पिछले 52 सालों से चले आ रहे गृह युद्ध का अंत हो गया। यह अलग बात है कि जनमत संग्रह में जनता ने इस समझौते को खारिज कर दिया। समिति ने सांतोस को शांति प्रक्रिया का रखवाला बताते हुए सिर्फ उन्हें ही पुरस्कार देने का फैसला किया। 71 साल के जापानी वैज्ञानिक योशिनोरी ओशुमी को स्वास्थ्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ओशुमी ने बॉडी सेल की सेल्फ ईटिंग या ऑटोफैगी प्रक्रिया को नए तरीके से समझाया है। ऑटोफैगी का सिद्धांत 1960 के दशक में सामने आया था। यह प्राकृतिक रक्षा प्रणाली है जो कोशिकाओं को खुद खा जाती है, शरीर से विषैले तत्व को खत्म कर उनकी मरम्मत करती है। अगर ये प्रणाली खराब हो जाए तो पार्किंसन, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारी होती है। इस खोज से इन बीमारियों को समझने में मदद मिलेगी। डेविड थूल्स, डंकन हॉल्डेन और माइकल कोस्टर लीड्स को तत्व के विविध रूपों से जुड़ी खोज के लिए भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन तीनों की खोज से एक ऐसी दुनिया के दरवाजे खुले हैं जहां पर पदार्थ की एक अलग स्टेट टोपोलॉजी के बारे में स्टडी की जा सकेगी। उनके शोध 1970 और 1980 में किए गए थे। रसायन शास्त्र का नोबेल जिया पियरे सोवाग, फ्रेजर स्टॉड, बर्नार्ड फिरेंगा को दिया गया है। उन्हें यह सम्मान अणु मशीनों के डिजाइन और कृत्रिम रचनाओं के लिए दिया गया है। दुनिया में बढ़ रही शरणार्थी समस्या संबंधित देशों की सियासत पर भी असर डालती है। हंगरी में प्रवासी मुद्दे पर हुए जनमत संग्रह को जनता ने नकार दिया। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि दिनों दिन बढ़ रही इस समस्या के तार्किक हल और शरणार्थियों के समान वितरण में विकसित देशों को अपनी जिम्मेदारी बढ़ चढ़ कर निभानी होगी।
यूरोपीय संघ के प्रवासियों को स्वीकार करने के बाध्यकारी कोटे पर हुए जनमत संग्रह कम मतदान की वजह से अवैध हो गया, लेकिन जनमत संग्रह में शामिल करीब 98% लोगों ने यूरोपीय संघ की योजना को खारिज कर दिया है। जनमत संग्रह में 43% लोगों ने ही हिस्सा लिया, जबकि इससे वैध होने के लिए कम से कम 50% मतदान होना जरूरी है। सरकार जनमत संग्रह के नतीजों से अपनी पीठ थपथपा रही है। जनता के फैसले को कानूनी रूप दे दिया गया है। अब संविधान में बदलाव का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। उधर विपक्ष का मानना है कि ज्यादातर लोगों ने जनमत संग्रह में शामिल न होकर प्रवासी मुद्दे पर सरकार के कदम को खारिज किया। पिछले साल हंगरी बाल्कन देशों और जर्मनी के बीच ट्रांजिट केंद्र बन गया था, लेकिन बाद में हंगरी ने अपनी सीमाओं को सील कर दिया। हंगरी ईयू की योजना के तहत मिले 1294 प्रवासियों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उधर मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खुलासा किया कि धनी देश प्रवासियों का बोझ उठाने से कतरा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक युद्धग्रस्त देशों के पड़ोसी मुल्क शरणार्थियों का सबसे ज्यादा बोझ उठा रहे हैं। दुनिया भर में करीब 2 करोड़ 10 लाख शरणार्थी हैं, जिनमें से 56% सिर्फ 10 देशों जॉर्डन, लेबनान, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, चाड, इथोपिया, कान्या, युगांडा और कांगो में पनाह लिए हुए हैं। 2011 से ब्रिटेन से 8,000 लोगों को जगह दी है, जबकि उससे 10 गुना छोटा जॉर्डन ने 6,55,000 प्रवासियों को पनाह दिया है। संगठन का दावा है कि प्रवासियों के असमान वितरण समस्या को और गंभीर बना रहा है। शरण देने वाले ज्यादातर देश गरीब हैं, जो प्रवासियों के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर ये जिम्मेदारी 60 से 90 देशों के बीच बांटी जाए तो हालात बिल्कुल अलग होंगे। संगठन ने अमीर देशों से अपनी हैसियत के मुताबिक प्रवासियों को शरण देने का आग्रह किया है। संगठन ने हर साल प्रवासियों की कुल संख्या का 10% हिस्सा दूसरे देशों में बसाने का भी प्रस्ताव रखा। भारी विरोध प्रदर्शन के बाद पोलैंड की संसद ने गर्भपात पर पूरी तरह पाबंदी लगाए जाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। अगर विधेयक पारित हो जाता तो पोलैंड में यूरोप के 2 अन्य देशों माल्टा और होली सी की तरह गर्भपात का कानून बेहद कड़ा हो जाता। पोलैंड में गर्भपात के कानून पहले से ही काफी सख्त हैं। रूस ने अमेरिका के साथ परमाणु और ऊर्जा संबंधी शोध में सहयोग का एक समझौता निलंबित कर दिया। रूस ने कहा है कि परमाणु सहयोग समझौता रूस पर लगे प्रतिबंधों के तहत आता है, लिहाजा इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इससे पहले रूस ने अमेरिका के साथ हथियारों में इस्तेमाल होने वाले प्लूटोनियम को नष्ट करने संबंधी समझौते को भी निलंबित कर दिया था। गर्द, दर्द और गुबार सीरिया की नियति बन चुका है। सीरिया में संघर्ष विराम की उम्मीदें दिन ब दिन धूमिल होती जा रही हैं। रूस और अमेरिका के बीच अविश्वास की खाई को दोनों पक्ष लाशों से पाटने की कोशिश में लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रयास भी नाकाफी हैं और बकौल यूएन हालात अगर ऐसे रहे तो एलेप्पो का नामो निशान मिट जाएगा। सीरिया में अब तक पर्दे के पीछे से एक दूसरे पर हमला कर रहे अमेरिका और रूस अब खुलकर आमने सामने आ गए हैं। अमेरिका ने विफल संघर्ष विराम को बहाल करने और जिहादियों को निशाना बनाने के लिए संयुक्त सैन्य इकाई गठित करने की कोशिशों पर रूस के साथ वार्ता स्थगित कर दी है। अमेरिका ने रूस और उसके सीरियाई सहयोगी पर नागरिक क्षेत्रों पर हमला बढ़ाने का आरोप लगाया है। अमेरिका और रूस के बीच सीरिया में शांति कायम करने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। अमेरिका पर पलटवार करते हुए रूस ने कहा है कि वो समस्या के समाधान के लिए किसी एक बिंदु पर केंद्रित नहीं है। अमेरिका एक विकल्प का समर्थन तो देता है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों को बचाने की कोशिश भी करता है। दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं। बढ़ते तनाव के बीच रूस ने टार्टूस तट पर स्थित नौसैनिक अड्डे पर अपना S-300 हवाई रक्षा मिसाइल तंत्र तैनात कर दिया है। ये पूरी तरह रक्षात्मक प्रणाली है और किसी को भी इससे कोई खतरा नहीं है। उधर विद्रोहियों के कब्जे वाले पूर्वी अलेप्पो में भीषण जंग जारी है। हमले में अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र ने आगाह किया है कि अगर हालात यही रहे तो 2-3 महीने में पूर्वी अलेप्पो का नामो निशान मिट जाएगा। 2,70,000 लोग अब तक इस इलाके में फंसे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के दूत ने कहा है कि वो शहर के बाहर अलकायदा के जिहादियों से व्यक्तिगत तौर पर मिलने को तैयार हैं, अगर वो लड़ाई बंद कर दें। इस बीच हसाकेह में एक शादी समारोह में किए गए आत्मघाती बम हमले में 22 लोगों की मौत हो गई है। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन IS ने ली है। युद्ध से जर्जर अफगानिस्तान का पुनर्निर्माण दुनिया के लिए बड़ी चुनौती है और इसी को अमली जामा पहनाने के लिए दुनिया भर के 70 देश और यूएन समेत अनेक संगठन ब्रसल्स में इकट्ठा हुए। सम्मेलन ऐसे वक्त में हुआ जब अफगानिस्तान तालिबान और अन्य आतंकवादी संगठनों के साथ शांति वार्ता के लिए जद्दोजहद कर रहा है।
हालांकि सम्मेलन से ठीक एक दिन पहले तालिबान लड़ाकों ने कुंदूज शहर पर हमला कर अपनी बदनीयती साफ कर दी। सम्मेलन में शांति प्रक्रिया बहाल करने और अफगानिस्तान को और अधिक आर्थिक मदद देने पर सहमति बनी। अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण सम्मेलन में गतिरोध का शिकार शांति प्रक्रिया को फिर से बहाल करने और 2020 तक काबुल की आर्थिक मदद के लिए $13 बिलियन जमा करने पर सहमति बनी है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन में 70 देशों और 30 संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा कि क्षेत्र के कई देश रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान और ईरान शांति बहाली और परिवर्तन में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। Our dialogue with women, with youth, with civil society and the media has been enormously constructive. 15 साल पहले अमेरिका ने अफगानिस्तान में कार्रवाई करते हुए तालिबान को शिकस्त दी थी, लेकिन हाल के दिनों में तालिबान फिर जोर पकड़ने लगे हैं। तालिबानी आतंकी एक बार फिर से कुंदुज शहर में घुस गए हैं। तालिबान ने 1 साल पहले भी शहर पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में उन्हें खदेड़ दिया गया था। तालिबान आतंकी हेलमंद प्रांत की राजधानी लश्करगाह के करीब पहुंच गए हैं। उन्होंने नवा जिले पर कब्जा भी कर लिया है। तालिबान के आक्रामक रूप के बावजूद उनसे समझौते की कई बार कोशिश की जा चुकी है, लेकिन हर बार ये कोशिश नाकाम रही। जानकारों का मानना है कि बातचीत में तालिबान की शिरकत के बगैर किसी सकारात्मक हल तक पहुंचने की संभावना बहुत कम रह जाती है। बढ़ती हिंसा के बीच पाकिस्तान में रहने वाले अफगान शरणार्थी बड़ी संख्या में वापस लौट रहे हैं। करीब 2 लाख अब तक घर वापस लौट चुके हैं। इस्लामाबाद और काबुल के खराब होते रिश्तों के बीच पाकिस्तान ने शरणार्थियों पर सख्ती तेज करते हुए सीमा पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी थी। बिना दस्तावेजों के रह रहे अफगानों की धरपकड़ तेज हुई। अकेले सितंबर में 98,000 लोगों ने वतन वापसी की। 3 दशक से जारी युद्ध के कारण जर्जर अफगानिस्तान में बेघर लोगों की बढ़ती संख्या से निपटना सरकार और सरकारी एजेंसियों के लिए चुनौती बन रहा है। अब इसे पश्चिम का प्रभाव कहें या फिर बाजार का दबाव, दुनिया भर में खुद को इस्लाम का सबसे बड़ा अलंबरदार मानने वाले सऊदी अरब ने इस्लामी कैलेंडर को अलविदा कह दिया है। यानी सऊदी अरब की हिजरी कैलेंडर से हिजरत। वजह बस ये बताई जा रही है कि देश के आर्थिक हालात ठीक नहीं हैं। बस कैलेंडर बदल जाने से कर्मचारियों को 11 दिन का वेतन नहीं देना होगा। कच्चे तेल में आ रही लगातार गिरावट का सबसे ज्यादा खामियाजा दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक सऊदी अरब को उठाना पड़ रहा है। ऊपर से यमन के साथ युद्ध ने तो अर्थव्यवस्था की रीढ़ ही तोड़ दी है। आर्थिक तंगी से निपटने की कवायद शुरू हुई तो सऊदी अरब ने सबसे पहले पारंपरिक और धार्मिक कैलेंडर को छोड़ते हुए वेतन देने के लिए पश्चिमी कैलेंडर के इस्तेमाल का फैसला किया। दरअसल इस्लामी कैलेंडर का 1 साल पश्चिमी कैलेंडर के मुकाबले 11 दिन छोटा होता है। यानी सरकार अब अपने कर्मचारियों को सालाना 11 दिन का वेतन कम देगी। हिजरी कैलेंडर में भी 12 महीने होते हैं, लेकिन चांद दिखने के आधार पर दिनों की संख्या 30 या 29 होती है। 1932 में मौजूदा सऊदी अरब की स्थापना के बाद से ही वहां हिजरी कैलेंडर का प्रचलन है। इसके अलावा कैबिनेट के मंत्रियों के वेतन में 15%, जबकि कर्मचारियों के वेतन में 20% कटौती का अहम फैसला भी किया है। अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के लिए विजन 2030 योजना पेश की गई थी। इसमें निजी क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देना और 2020 तक बजट में वेतन की हिस्सेदारी को 45% से घटाकर 40% करना शामिल है। ऐसा करके सऊदी अरब तेल उत्पादन पर अर्थव्यवस्था की निर्भरता को कम करना चाहता है। सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले कई बोनस भी बंद कर दिए गए हैं, जबकि आमदनी बढ़ाने के लिए वीजा फीस बढ़ाने जैसे कदम भी उठाए गए हैं। हर साल दुनिया भर से लाखों लोग हज करने सऊदी अरब जाते हैं, जहां मुसलमानों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। निजी क्षेत्र की कंपनियों का भी बुरा हाल है। कई कंपनियां दिवालिया होने की कगार पर हैं। घटती आमदनी के चलते सरकार ने कई निर्माण परियोजनाओं को रद्द कर दिया है, जिसका असर अब कंपनियों पर पड़ रहा है। कर्मचारियों की छटनी के साथ साथ वेतन भुगतान में देरी हो रही है। म्यांमार की संसद ने तानाशाहों द्वारा विरोधियों को चुप कराने के लिए प्रयोग किए जाने वाले एक बेहद कड़े कानून को रद्द कर दिया है। इस कानून के तहत बिना जुर्म या आरोप साबित हुए किसी भी नागरिक को गिरफ्तार किया जा सकता था। यह कानून 1950 से देश में स्वतंत्रता के बाद से ही लागू था। म्यांमार में संगीन कानून रद्द कर दिया गया है, तो वहीं नाइजर में एक शिविर पर संगीनों के पहरे में भी हमला हो गया है। नाइजर में शरणार्थी शिविर पर हुए हमले में 20 सैनिकों की मौत हो गई। ये सैनिक शरणार्थी कैंप की रक्षा कर रहे थे, तभी अज्ञात बंदूकधारियों ने हमला बोल दिया। घटना तसरा क्षेत्र की है।
घटना को अंजाम देने वाले हमलावर कहां से आए और कौन थे, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। दक्षिण अफ्रीका में फीस वृद्धि को लेकर छात्रों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। देश भर में विरोध प्रदर्शन कर छात्रों ने विश्वविद्यालयों को बंद करने की मांग की। उनका कहना है कि जब तक सरकार मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकती, तब तक यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया जाना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान शिक्षण संस्थानों में पुलिस और छात्रों के बीच झड़पें भी हुई। एक छोटा सा मुल्क जिसकी न सेना है न जिसके पास हथियार हैं, सभी परमाणु हथियार संपन्न देशों को वो कटघरे में खड़ा कर रहा है। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण उसी की धरती पर किए गए, तब वो अमेरिका का भूभाग था। परमाणु प्रसार को लेकर मार्शल आइलैंड ने मुकदमा भी किया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, लेकिन मुकदमा खारिज हो गया। देखिए परमाणु हमले का नहीं, परमाणु परीक्षण का दंश। प्रशांत महासागर के मध्य एक माइक्रोनेशियाई राष्ट्र मार्शल द्वीप समूह गणराज्य अमेरिकी परमाणु बमों के परीक्षण से अक्सर थर्रा जाया करता था। ये वो दौर था जब अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध जारी था और मार्शल द्वीप समूह अमेरिका का हिस्सा हुआ करता था। अमेरिका अपनी परमाणु शक्ति को आंकने के लिए मार्शल की धरती पर 1946 से 58 के बीच कई परमाणु परीक्षण कर चुका था। एक तरफ अमेरिका इन शक्तिशाली परीक्षणों के जरिए अपने वजूद को महाशक्ति का रूप देता रहा, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ के बाशिंदों को ऐसा अनजाना दर्द भी देता रहा जिसकी टीस आज भी सुनाई देती है। भले ही परमाणु परीक्षण में पूरे एहतियात बरते गए हों, लेकिन इसका विषैला असर लोगों को घायल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। कैंसर, त्वचा और अन्य दूसरी बीमारियों ने यहाँ के लोगों की जिंदगी दूभर कर दी। लेकिन 1983 में मार्शल आइलैंड्स को स्वतंत्र देश का दर्जा मिला। आजाद तो जरूर हो गया, लेकिन इसकी अपनी कोई सेना नहीं रही। यानी इस पर किसी भी तरह की समस्या होने पर अमेरिका ही इसकी मदद करता है। लिहाजा आजाद होने के बाद भी ये अमेरिकी राज्य का हिस्सा माना जाता है। परमाणु परीक्षण की विभीषिका झेल चुके 55,000 आबादी वाले इस देश ने परमाणु हथियारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। माजूरों ने 2014 में 9 देशों पर आरोप लगाया कि 1968 के परमाणु अप्रसार संधि के बावजूद परमाणु बमों का विस्तार हो रहा है। इसे लेकर मार्शल ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मुकदमा ठोक दिया। अब अदालत ने भारत, पाकिस्तान और ब्रिटेन के खिलाफ केस को खारिज कर दिया है, जबकि चीन, फ्रांस, इजराइल, उत्तर कोरिया, रूस और अमेरिका ने अभी तक अंतर्राष्ट्रीय अदालत के न्यायिक दायरे को मान्यता नहीं दी है। आज आपको रूबरू कराते हैं कुछ अनजान फरिश्तों से। जहां उम्मीदें जमींदोज हो जाती हैं, जहां उम्मीद भी नाउम्मीद हो जाती है, जहां सांस भी टूटने लगती है, वहां इनकी आस, इनका विश्वास जिंदगी को अनोखा एहसास देता है। ये शांति दूतों का ऐसा संगठन है जो जाति, धर्म, संप्रदाय और सीमाओं से परे टूट रही सांसों और डूबती नब्जों को सहारा देता है। आग के शोलों से धधकता, बमों की आवाज से थर्राता, चीख पुकार से कांपता सीरिया। बेबस और लाचार अवाम के पास दो ही विकल्प हैं, या तो मुल्क छोड़ दिया जाए या फिर मलबों में सिसकती जिंदगियों को नया जीवन देने में जुट जाया जाए। घर में बैठने से बमों की बरसात को रोका नहीं जा सकता। लिहाजा युवाओं की एक टोली मलबे की मोटी परतों में भी जिंदगी तलाशने निकल पड़ी है। देखते ही देखते करीब 3,000 लोग इससे जुड़ गए। नाम दिया गया व्हाइट हेलमेट्स। व्हाइट हेलमेट्स मिसाइल की आग से जलती इमारतों को धता बताते हुए बेखौफ अंदर घुसकर जिंदगी को बचाने की कोशिश करते हैं। कई बार मलबों में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की लाशें इनकी हिम्मत को झटका तो जरूर देती हैं, लेकिन आगे बढ़ने से नहीं रोक पाती हैं। अब तक 62,000 से ज्यादा लोगों को मलबों के ढेर से निकाल चुके हैं। कई बार खुद इनकी जिंदगी भी खतरों की भेंट चढ़ जाती है। अब तक 145 की मौत और 430 घायल हो चुके हैं। जाबाजों की इस टुकड़ी में 62 महिलाएं भी काम करती हैं। ये मिशन किसी एक शख्स की कोशिशों का नतीजा नहीं है। इसकी भूमिका को उजागर करने में जो कॉक्स का बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने संगठन को नोबेल की दहलीज तक पहुंचाया। ये दर्द और जख्म को दोस्त और दुश्मन में नहीं बांटते। ये जिस मुस्तैदी से सीरियाई सैनिकों की मदद करते हैं, उसी गर्मजोशी से घायल आतंकी को भी सहारा देते हैं, क्योंकि घाव
इंसान पर नहीं बल्कि इंसानियत पर लगे होते हैं। जमीन के मलबे ये हटा रहे हैं और अगर दिल पे पड़े मलबे सियासतदां हटा दे तो दुनिया से युद्ध समाप्त हो जाए, तसद्दुद समाप्त हो जाए। तो खबर दुनिया के कार्यक्रम के आज के अंक में बस इतना ही। आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है khabarduniaki@gmail.com। और चलते चलते आइए हम आपको छोड़ जाते हैं मैक्सिको में आयोजित बैलून फेस्टिवल के रंगारंग नज़ारों के साथ। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।